एक बेरोजगार की जो वाइफ होने वाली है वो सरकारी नौकरी करती हैं। बेरोजगारों की वाइफ क्या रोजगार वाली नहीं हो सकती? क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर विधानसभा सीट है जहां से आप लड़ने की सोच रहे हैं इस बार? मैं उस पांडव भूमि से आता हूँ। तो कोई ना कहीं महाभारत खेलने की तैयारी पूरी है आपकी। अगर सरकार इतने मुकदमे नहीं लगाती, पुलिस इतने मुकदमे नहीं लगाती, तो शायद बॉबी पवार इस रास्ते पर न चलता। लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संस्था 15 बच्चों का पीसीएस परीक्षा अलग से एक पेपर करवा रही है। ये तब संभव हो पाता है जब चोर उचक्के गद्दियों पर बैठे हो। पहाड़ का विकास चौपट है। बीजेपी 2 बार रिपीट हो गई है। कांग्रेस उस स्थिति में दिख नहीं रही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो क्यों ना हम क्षेत्रीय ताकतें एक साथ होकर हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। आशीष नेगी जी हैं जिनका काफी नाम रहता है सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी एक्टिव रहते हैं। तो आपको लगता है इस प्रकार के युवा अगर यूकेडी को लीड करेंगे तो कहीं ना कहीं यूकेडी का खाता खुलने के चांसेस बनेंगे? जब तक पार्टी में अनुशासन नहीं होगा तब तक कोई संभावना नहीं है। चुनाव होने से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन जब वोट काउंट देखने के लिए मिलता है तो सबके सब अचंभित हो जाते हैं। इस समय में ये प्रदेश चूक गया तो कहीं ना कहीं 25 वर्ष भुगत लिया, 20, 25, 30 वर्ष और लग जाएंगे। ये अभी नहीं तो कभी नहीं। बॉबी भाई का ध्यान स्वाभिमान मोर्चा की तरफ है पूरी तरह, या थोड़ा बहुत ध्यान अपने बेरोजगार भाइयों की तरफ भी है? इस प्रदेश को बनाने में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। बहुत बड़े संघर्ष के साथ साथ बहुत बलिदान दिए गए हैं। 44 से अधिक शहादतें हुई है। ये प्रदेश हमें कोई खैरात में नहीं मिला है, कटोरे में दे के नहीं दिया है। 50% चांसेस बनते हैं कि बॉबी और बॉबी जैसे कुछ लीडर विधानसभा में जाके बैठते हैं, तो क्या 4-5 लोगों से उत्तराखंड बदल जाएगा? तीर्थाटन आप ऐसा नहीं बना सकते कि आप जाके केदारनाथ के बगल में ठेका खोल दें या बद्रीनाथ के बगल में ठेका खोल दें। इस प्रकार की संस्कृति हमारे प्रदेश की ना थी और ना होनी चाहिए, और भविष्य में मौका मिला तो ना होने देंगे। पहाड़ों के जो अस्पताल है रेफर सेंटर बन चुके हैं। पहाड़ों में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उन स्कूलों पर ताले लटके हुए हैं। ऐसा क्यों देखने के लिए मिल रहा है कि सब अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं लोग? संगठित तो 25 सालों से नहीं है। देखते हैं 27 आते आते कितनी जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो एक साथ आकर खड़ी होती है। गंगोत्री में मात्र 900 वोटों से हम पीछे रहे, धनोल्टी से मात्र हम 400 वोटों से पीछे रहे। जेल जाना भी हुआ। कितने मुकदमे इस वक्त आपके ऊपर हैं? जहाँ तक बेरोजगार नौजवानों की बात है, युवाओं की बात है, उनके हक हकूक और अधिकार दिलाने के लिए हम हमेशा साथ हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ जो आए थे वो कहाँ खर्च हुए? पलटन मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो उन दुकानों पर जो ये छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे दुकानों का नाम लिखे हुए हैं, 150 के आसपास दुकानें हैं, और उन 150 बोर्डों की कीमत 5 करोड़ से ऊपर गई है। 2.5 घंटे में दिल्ली से जो डाटकाली मंदिर है टनल वाला, वहां तक तो पहुंच जाओगे, पर आईएसबीटी से घंटा घर आने में आपको 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम। इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढे हैं। ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार से जितना बजट मिलता रहे हम कैसे ठिकाने उसको लगाएं। उत्तराखंड में जितने भी 50 से 52 जो दल हैं, या तो ये होगा कि उन्हीं में से कोई एक दल को लाया जाएगा और उस दल के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा। या फिर कोई नई पार्टी आएगी जिस पार्टी में सारे दल समाहित होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक भट्ट स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी लोगों का देहरादून अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में। और आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पेपर घोटाले से लेकर उत्तराखंड के चुनाव में अपनी दावेदारी दिखाई है। मैं स्वागत करता हूं बॉबी भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था आपके साथ बैठ के ऐसे आमने सामने बात करने का, क्योंकि बहुत सारी बातें थी और आप भी इतना व्यस्त रहते हैं। तो बॉबी भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी अभी आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है और बहुत ही अच्छा वोट जो मार्जिन था आपने खींचा है, तो कैसे, मतलब पेपर घोटाले में तो आप थे ही, कहीं ना कहीं आपने वो आंदोलन छेड़ा था, आपने शुरुआत करी थी, विसल ब्लोअर आपको कहते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद चुनाव तक आना, लोकसभा चुनाव लड़ना सीधा, इसकी जर्नी के बारे में अगर हम जान पाएँ थोड़ा सा आप। नहीं, देखिए, हमने जो संघर्ष किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भर्ती घोटाला वगैरह जी, तो हमने उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया। हमारी जो डिमांड थी कि ये पेपर लीक हो रहे हैं, पारदर्शिता नहीं है, तो उसमें काफ़ी हद तक पारदर्शिताएं आई और जो इसमें संलिप्त लोग थे उनको सलाखों के पीछे भेजा। और उसके साथ साथ जो हमारी महत्वपूर्ण डिमांड थी कि नकल रोधी कानून बनना चाहिए, और वो संघर्षों से बना। तो निश्चित ही हमने उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। ये हमारी टीम की, पूरे उत्तराखंड के लाखों युवाओं की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद मैं कोई अपने आप ही अपने
आप लोकसभा के लिए ये नहीं कि लोकसभा के लिए मैं खुद जाके बोला कि चुनाव लड़ना है। युवाओं का ही ऐसा कहना था और युवाओं का ही निर्देश और आदेश था कि आपको लोकसभा लड़ना चाहिए और हम आपसे लोकसभा लड़वाएंगे। तो वो भी शुरू हुआ, वो चुनाव लड़ा और चुनाव में जिस प्रकार से टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है उनका समर्थन रहा, तो वो वोट की काउंटिंग के दिन, जिस दिन मतगणना हुई उस दिन पता चल गया था। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर से लोगों का प्यार, समर्थन और सहयोग मिला, उसके लिए भी मैं सबका आभारी हूँ। परंतु कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड बचाने की एक लड़ाई है, जो उत्तराखंड बनाने की एक लड़ाई पहले लड़ी थी और एक बचाने की लड़ाई जो चल रही है, उसमें मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने से और अभी तक का सबसे ऐसा मतलब जोरदार और जानदार चुनाव था कि जिसमें किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इतने वोट परसेंटेज बिल्कुल मिला है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज भी था जनता का, अप्रत्यक्ष रूप से, कि जनता के बीच में कोई संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच में कोई ईमानदार लोग आएंगे तो निश्चित ही जनता उन्हें पसंद करेगी। और एक मैसेज था और उस मैसेज को देकर जनता ने ये बात कही है अप्रत्यक्ष रूप से कि ऐसे लोग अगर आएंगे तो निश्चित ही उनको समर्थन किया जाएगा। बॉबी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ घटती है जिससे वो एक तरीके से, मैं कहता हूँ, सामाजिक कार्यों की तरफ उसका रुझान बढ़ता है या फिर एक अंदर आक्रोश होता है। तो बॉबी भाई, ऐसा क्या हुआ कि आप पेपर घोटाले, पेपर लीक के पीछे आप पड़ गए और आप जो उसके पीछे गुनहगार थे उनको आपने जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाया? मतलब आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? मतलब क्यों आप इस लाइन के अंदर आए? आप भी कोई जॉब कर सकते थे, कुछ बिजनेस कर सकते थे, लेकिन क्यों समाज की तरफ अग्रसर हुए आप? देखिए, हम भी पढ़ने वाले छात्र थे, तैयारी करने वाले छात्र थे। हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात हुआ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। तो हमने कोई ऐसा नहीं कि किसी औरों की लड़ाई लड़ी, हमने शुरुआती दौर में खुद अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, मेरे साथियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके लिए हमने शुरुआत की और उसके लिए हमारे कई साथियों का सहयोग मिला और पूरे प्रदेशवासियों का, प्रदेश के युवाओं का फिर उसके बाद सहयोग मिला। तो मुझे तो लगता है कि हमने ये शुरुआत केवल अपने उसके लिए की थी कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है, किसी औरों को मिल रहा है। पर ये आंदोलन इतना बड़ा होता गया और इस बीच में ऐसी घटनाएं, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे वो मुकदमेबाजी हो, चाहे जेल यात्राएं हो, तो इतनी सारी घटनाएं ऐसी हुई कि जिससे रिवर्स कर पाना बड़ा मुश्किल था। और दर्जनों मुकदमे लाद कर, मुझे नहीं लगता था कि जिसके लिए मैं और हमारे कुछ साथी जो तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की, तो उन मुकदमों लगने के बाद वो सरकारी नौकरी में जा सकते थे। तो हमारे पास एक रास्ता बचा कि हम लोगों ने जिस संघर्ष को अंजाम दिया है, जिससे आज प्रदेश के लाखों नौजवानों को उसका लाभ मिला है और कई लाखों अभिभावक प्रसन्न हैं कि हमारे युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा था, बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा था और इन लोगों ने उसकी शुरुआत की और इस लड़ाई को लड़ा। तो मुझे लगता है कि भाई हमारी तो शुरुआत यहाँ से हुई और कोई ऐसा नहीं था कि पहले से ही कोई ऐसा माइंड में था कि हम ऐसा करेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर ये चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। पर परिस्थिति ने हमें आज यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। तो हम हमेशा जो ये जीवन यापन कर रहे हैं, हम हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि परिस्थिति जहाँ पर आपको खड़ा कर देती है, हमें उसी की तरफ चलना होता है, उसी तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो हम बखूबी उस चीज़ को कर रहे हैं। और उसके बाद समाज के भीतर या इस घटनाओं के बीच हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि सिस्टम जो करप्ट हो रखा है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से अधिकारी काम करते हैं, किस प्रकार से नेता भ्रष्ट हो रखे हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हमारे जहन में आई, हमारे समझ में आई, तो लगा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि आप सरकार में आए, आप उस पावर में आए जिस पावर के तहत ये पूरा प्रदेश और देश चल रहा है। बिल्कुल। बॉबी भाई आंदोलनकारी भी थे, बॉबी भाई राजनीति में भी आए। तो इस वक्त बॉबी भाई आप अपने आप को एक आंदोलनकारी कहते हैं या एक पॉलिटिशियन कहते हैं? नहीं, देखो, आंदोलनकारी भी हैं, पॉलिटिशियन भी। अब जब चुनाव लड़ लिया तो है। हम शुरुआती दौर में एक आंदोलनकारी छात्र, एक छात्र जो आंदोलनकारी होता है उसके रूप में हम थे। उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी तो एक भर्ती घोटालों के साथ साथ हमने कई विभागों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो उसके साथ साथ एक ऐसे आंदोलनकारी कहलाए जो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ
परीक्षा घोटालों के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी उजागर करने वाले थे। उसके बाद जब हमसे चुनाव लड़वाया गया तो ये साधारण सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ लेता है तो पॉलिटिशियन हो ही जाता है। और आज की डेट में हम एक पॉलिटिकल फेस के रूप में इस प्रदेश के अंदर हैं और मुझे लगता है कि इस प्रदेश में राजनीति को ठीक करने की ज़रूरत है, इस प्रदेश को बचाने की ज़रूरत है, तो उस राह की ओर चल रहे हैं। बॉबी भाई, जेल जाना भी हुआ, कितने मुकदमे इस वक्त आपके ऊपर हैं प्रेजेंट टाइम पे और कितने मतलब सुलझ गए हैं, कुछ है इसका काउंट? देखिए, लगभग मुझे लगता है कि 17 से 18 मुकदमे लगे थे। अच्छा। और इसमें कई मुकदमे जिस पे एफआईआर लग गई है और कई मुकदमे जो चल रहे हैं और कई मुकदमों की अभी तक चार्जशीट नहीं लगी है। तो ये हमारे जैसे लोग जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, जो रात दिन सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे लिए आम बात है। और एक आंदोलनकारी के ये मुकदमे एक गहने के रूप में भी हैं। मैं चाहूँगा अगर सरकार इतने मुकदमे नहीं लगाती, पुलिस इतने मुकदमे नहीं लगाती, तो शायद बॉबी पवार इस रास्ते पर न चलता। आज कहीं ना कहीं किसी सरकारी कार्यालय में बैठकर, किसी पद पर बैठकर वो अपना काम कर रहे होते। पर इन मुकदमों के कारण अगर हमने रास्ता चेंज किया है या रास्ता चेंज करवाया है तो कहीं ना कहीं प्रदेश हित के लिए जो बेहतर हो पाएगा उसके लिए हम तत्पर हैं। सोशल मीडिया पे ये बात चलती है कि 2027 विधानसभा चुनाव में युवाओं की ज़रूरत है, युवाओं के चेहरे हैं। मैंने भी एक वीडियो में आपका नाम लिया था और 4 और लोगों का नाम लिया था। तो बॉबी भाई, सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लोग चाहते हैं कि बॉबी पवार जैसे युवा उत्तराखंड प्रदेश को एक तरीके से लीड करें। तो 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर विधानसभा सीट है जहां से आप लड़ने की सोच रहे हैं इस बार? देखिए, हमने लोकसभा लड़ा और उस लोकसभा के अंतर्गत 14 सीटें हैं। 14 सीटें, और उन 14 सीटों में हमारे पास कई ऑप्शन हैं। पर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से हमारे जो लोग हैं वो इस बात को कहेंगे, प्राथमिकता रहेगी कि अपने गृह सीट से लड़ें। पर इसके बाद भी हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं और सब पर विचार किया जा रहा है। संगठन हमारा निरंतर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और संगठन में मैं कहूँ आपको कि हमारे संगठन में कुछ आईएएस रिटायर्ड, कुछ आईपीएस और कुछ भारतीय सेना के कर्नल जनरल तक जुड़ रहे हैं। तो निश्चित ही जो वो फैसला करेंगे, जिस प्रकार से वो हमें बोलेंगे कि इस तरीके से करना है, तो वो सारा सारी जो बात है उस पर अमल करते हुए फैसला लेंगे। तो बॉबी भाई, आप जो संगठन तैयार आप कर रहे हो, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जी, तो मतलब जो लोग आपको मतलब गाइडेंस करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग आपको कहेंगे, तो आप उन्हीं के हिसाब से चलना चाह रहे हैं? आपकी ऐसी कोई विचारधारा अभी तक नहीं बनी है कि एक पर्टिकुलर सीट से आप? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बता दिया कि हम सुनने में आया गृह सीट से लड़ना चाहेंगे, पर उसके अतिरिक्त भी हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑप्शंस को बंद कर दें। लेकिन आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते अभी, वो बाद में पता चलेगा। डिक्लेयर जनता करेगी, जहाँ की जनता ज्यादा बोलेगी कि आइए यहाँ से लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। हमारा चक्राता भी अपना है, सब कुछ अपना है, फिर भी उत्तराखंड अपना है। फिर भी अगर जैसे केबीसी में बोलते हैं ना 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, अगर 3 ऑप्शन दे दिए जाए कि कौन कौन सी विधानसभा लग रही है कि जहां से बॉबी भाई लीड कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कहाँ से लीड कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार के आंकड़े लोकसभा में रहे जी, तो कहीं ना कहीं हम 3 विधानसभाओं से सबसे टॉप पर रहे। जितना दोनों पार्टियों का वोट बैंक नहीं था उतना हमारा अकेला का था। उसके अलावा 2 ऐसी विधानसभाएं रही जहां से मार्जिन एक 400 का रहा और एक 900 वोट का रहा। इन विधानसभाओं का नाम का जिक्र करें? इन विधानसभाओं में चक्राता हम सबसे टॉप पे रहे, यमुनोत्री हम सबसे टॉप पे रहे, पुरोला हम सबसे टॉप पे रहे, गंगोत्री में मात्र 900 वोटों से हम पीछे रहे, धनोल्टी से मात्र हम 400 वोटों से पीछे रहे। तो बहुत सारा क्षेत्र है और 3 जिले हैं और इन 5 विधानसभाओं में देखते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसा भी फैसला होगा, और भी हमारे चेहरे हैं और भी लड़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि बॉबी पवार ही सारी सीटों से लड़ें, पर हमारे पास और भी चेहरे हैं। इन जगहों पर हमारे अगर समर्थक अच्छे हैं तो कोई भी हमारा जो फेस होगा वहाँ पर उसको वो समर्थन करके सीट निकाली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा थर्ड फ्रंट बनेगा उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के अंदर? देखिए, थर्ड फ्रंट बनता है, सेकंड बनता है, फर्स्ट बनता है, बताएगा वो वक्त बताएगा, पर फ्रंट बनेगा। और हमारा एक स्लोगन है, जब इस मोर्चे का हमने
गठन किया तो एक संकल्प नए विकल्प का, जी तो एक नया विकल्प बनेगा। और निश्चित ही हमारी प्राथमिकता ये है कि जितने भी क्षेत्रीय ताकतें हैं उन क्षेत्रीय ताकतों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। और जिस दिन भी इस संगठन मोर्चे का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, हमने उसी दिन से इस बात को प्रमुखता से कहा है कि ये मोर्चा सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा। और देखते हैं 27 आते आते कितनी जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो एक साथ आकर खड़ी होती है। और एक साथ आकर अगर खड़ी होंगी तो निश्चित ही जिस प्रकार से मतलब मोर्चे का दिन प्रतिदिन कुनबा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अच्छे पढ़े लिखे लोग रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ आ रहे हैं, कुछ युवा साथी जो अपना जिनका विजन क्लियर है और जो इस प्रदेश के भीतर राजनीतिक रूप से इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी लगातार जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत के रूप में कुछ क्षेत्रीय ताकतें एक साथ होकर 27 के लिए लड़ेंगी। एक साथ होने की बात आपने कही है, आप ही नहीं बल्कि हर कोई बोल रहा है कि यूकेडीपी कहती है हमें बॉबी परमार हमारे साथ आ जाए, या फिर कहते हैं युवा जो चेहरे हैं सब एक साथ मिल जाए। ऐसा क्यों देखने के लिए मिल रहा है कि सब अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं? ऐसा लग रहा है, मतलब देखने में उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसा लगता है कि कोई जौनसार में है तो जौनसार की तैयारी कर रहा है, कोई अपना उत्तराखंड में टिहरी में तो टिहरी का कर रहा है। मतलब ऐसा क्यों हो रखा है? ऐसा क्यों हो रहा है? संगठित नहीं हो रहे हैं लोग, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। संगठित तो 25 सालों से नहीं है और हमारी वही कोशिश है इन सबको संगठित किया जाए। और हाल ही में हमारे संगठन के द्वारा एक टास्क रखा गया है कि पूरे उत्तराखंड में, वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से 13 जिले हैं, परंतु इसके अलावा संगठन स्तर पर कितने जिले हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि 20 से 25 के आसपास जिलों की संख्या हम लोगों ने बनाई है। और उन जिलों में संगठन खड़े करने की बात हुई है, और उसके बाद विधानसभा स्तर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर संगठन खड़े करने की बात आई। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मोर्चे ने मुझे भी जिम्मेदारी दी है। मुझे उत्तरकाशी और टिहरी में जो जिले हैं उनका प्रभारी बनाया है, और उत्तरकाशी के कुछ लोग उसमें सह प्रभारी हैं और टिहरी जिले के कुछ लोग उसमें सह प्रभारी हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि अब जल्दी ही हम वहाँ जाकर लोगों को इसमें जोड़े, लोगों को जिम्मेदारी दें, और जिस तरीके से वो संगठन को मजबूत कर सके। तो मुझे लगता है कि भाई कौन किस तरीके से क्या प्रयास कर रहा है, कौन संगठन कौन दल किस प्रकार का प्रयास कर रहा है, परंतु हमारा फिलहाल यही प्रयास है कि सबको एक साथ जोड़ा जाए। और मुझे ये भी लगता है कि भाई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनने के बाद से कुछ ना कुछ जो क्षेत्र ताकतें हैं वो भी एक्टिव हुई हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव मैं इस चीज़ को मानूंगा, बड़ा सकारात्मक ये वो है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी सारी क्षेत्रीय ताकतें एक्टिव हो और अपने अपने स्तर पर फिलहाल काम करें, और चुनाव के दौर में बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर सब लड़े, तब जाकर इन जो ताकतें हैं दो राष्ट्रीय पार्टियां, इनको कहीं ना कहीं झटका दिया जा सकता है, इन्हें हराया जा सकता है। बॉबी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, अक्सर ऐसा देखा गया है जब उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाया था तो तभी भी ऐसा देखा गया था जो व्यक्तित्व थे जो जीते थे उस टाइम पे, उन्होंने भी दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली थी, राष्ट्रीय पार्टी में वो चले गए थे, क्योंकि वहाँ एक तरीके से आपको अच्छा सहयोग मिलता है हर तरीके से। तो क्या बॉबी जी भी ये सोचते हैं कि जब वो आ जाएंगे, कोई सीट उनको मिल जाएगी, उसके बाद वो किसी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाने की सोचेंगे? ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल की आपने बात की, और जो शुरुआती दौर में उन लोगों के द्वारा जो गलतियां हुई या गलतियां की, उसका खामियाजा केवल यूकेडी नहीं पूरा प्रदेश भुगत रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, देखिए, समर्थन दे दिया था वो अलग बात है। सरकार चलाने के लिए अगर बहुमत में कोई भी पार्टी नहीं है तो समर्थन देना चाहिए, पर पूरे अपनी शर्तों के साथ समर्थन देना एक अलग बात है। एक वो बहुत बड़ी चूक हुई कि शर्तों के साथ समर्थन नहीं दिया गया। अगर यूकेडी के 4 से 5 विधायक आए हुए थे तो आज जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया जा सकता था। बिल्कुल, मूल निवास, भू कानून, गैर सैन्य राजधानी, तमाम प्रकार की सारी चीजें, उसके लिए उन्हें बाकायदा शर्तों के आधार पर समर्थन देना चाहिए था कि अगर ये चीजें होंगी तो हम समर्थन कर रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। और अगर नहीं होता तो नहीं बनाते, दोबारा चुनाव होते। पर इसके अलावा एक ये बड़ी गलती हुई। इसके अलावा जो फिर सरकार 5 साल चलने के बाद जब दोबारा चुनाव हुए
तो उसमें जब इनके अपने अध्यक्ष हो, इनके कुछ पदाधिकारी हो, खुद दूसरे पार्टी के सिंबल पर जाकर लड़ गए, बिल्कुल, तो वो खामियाजा है। और वही आज चीज़ें, ये मैं कह रहा हूँ, ये दाग ये धुल नहीं पा रहे हैं। और इसका खामियाजा यूकेडी के कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि यूकेडी इसका भुगत रही है, और इसका तो खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। बिल्कुल, प्रदेश किसी क्षेत्रीय ताकत पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्षेत्रीय नेता पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर इस प्रकार की चीजें चलती रही, जिस प्रकार से बीच बीच में और भी घटनाएं हुई, यूकेडी कार्यालय में कब्जा करने को लेकर, या और बहुत सारी चीजें, या इनके जब जब चुनाव हुए तब इनकी आपसी गुटबाजी को लेकर, तो मैं समझता हूं कि जब तक ये सारी चीजें सामान्य नहीं हो जाती तो तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। परंतु उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना है, कई जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अध्यक्षों ने, उनकी टीम ने हमसे संपर्क किया, और वो इस मंच पर आने के लिए, एकजुट होने के लिए तैयार है। और उनके साथ हमने शर्त रखी कि उत्तराखंड में जितने भी 50 से 52 जो दल हैं, या तो ये होगा कि उन्हीं में से कोई एक दल को लाया जाएगा और उस दल के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा। या फिर कोई नई पार्टी आएगी जिस पार्टी में सारे दल समाहित होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे ऑप्शन खुले हैं, समय है, समय के साथ सारी चीजें खुलकर आएंगी। पर बॉबी भाई, आपको ऐसे नहीं लगता कहीं ना कहीं खामियाजा तो आपने सही कहा, बिल्कुल प्रदेश भुगत रहा है जो यूकेडी ने किया, लेकिन अब के टाइम में हम देख रहे हैं कुछ नए युवा सामने आ रहे हैं, जैसे कि आशीष नेगी जी हैं, जिनका काफी नाम रहता है सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी एक्टिव रहते हैं। तो आपको लगता है इस प्रकार के युवा अगर यूकेडी को लीड करेंगे तो कहीं ना कहीं यूकेडी का खाता खुलने के चांसेस बनेंगे? देखिए, जब तक पार्टी में अनुशासन नहीं होगा तब तक कोई संभावना नहीं है। का सेट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, क्या शिव प्रसाद सेमवाल जी यूकेडी में नहीं आए थे? बिल्कुल। जो आज का आशीष नेगी का आप बता रहे हैं, जिस प्रकार से आज आशीष नेगी को बोल रहे हैं, वही कद, वही पद और उसी प्रकार से शिव प्रसाद को बोला जाता था, और यही बोला जाता था कि यूकेडी का शिव। तो फिर क्या हुआ? जब तक पार्टी के भीतर अनुशासन नहीं होगा, जब तक पार्टी को चलाने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे, जब तक वो अपने दिल पर साबुन नहीं लगाएंगे, और जब तक कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होगा, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो नई राजनीति है आधुनिक भारत की, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर हीरोइज्म वाला मॉडल है वो चल रहा है। मोदी जी देख लीजिए, हीरोइज्म वाला मॉडल है। बिल्कुल, एक फेस होना जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं तो हीरोइज्म वाला मॉडल है, केवल सिंगल फेस के आधार, फेस वैल्यू से उन्होंने खेला है। आप कहीं भी जाओ, आप बिहार में चले जाओ जो क्षेत्रीय दल हैं, आप साउथ में चले जाओ जो क्षेत्रीय दल हैं, किस आधार पे? हीरोइज्म के आधार पे। तो ये आधुनिक भारत की राजनीति है। आज ठीक है, संगठन की अपनी पकड़ होती है, संगठन का अपना महत्व होता है, पर इसके साथ साथ अगर आपके पास चेहरा नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है और चुनाव को फतेह करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। बॉबी भाई, 2027 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? मतलब क्या रहेगा आपका विजन उत्तराखंड के लिए? देखिए, उत्तराखंड के लिए विजन साफ है। उत्तराखंड के लिए विजन उत्तराखंडियत है, और उत्तराखंडियत में यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संसाधन हैं, उन पर अपने लोगों का अधिकार, यहाँ का जो जल जंगल ज़मीन है उसे बचाने की जो बात है, यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको हर हाथ को रोजगार देने की जो कोशिश है, यहाँ के जो पहाड़ है उन पहाड़ों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट है। अवैज्ञानिक तरीके से नहीं, जिस प्रकार से चल रहा है और जिस प्रकार से ये अवैज्ञानिक तरीके से यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, उस आधार के जो चीज़ें हैं वो भुगत रहे हैं हम। तो ये सारे विजन हैं। ये यहाँ के लोगों को पलायन करने से कैसे रोका जाए, यहाँ के लोगों के हाथ कैसे मजबूत हो, यहाँ की जो कृषि है या बागवानी है वो कैसे बेहतर हो, उन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ आपने देखा होगा कि पहाड़ों के जो अस्पताल है रेफर सेंटर बन चुके हैं। पहाड़ों में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उन स्कूलों पर ताले लटके हुए हैं।
तो ये तमाम बहुत सी चुनौतियां हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। ये उत्तराखंड, हिमालय भी यहाँ पर है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ये तीनों स्टेज यहाँ पर हैं। यहाँ पर कई जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं, जो कई ग्लेशियर है, वहाँ से कितनी नदियाँ गिनती है, असंख्य नदियाँ हैं जो वहाँ से निकलती है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत हैं वो कितने हैं, मुझे लगता है कि हजारों लाखों की संख्या में उसकी संख्या है। और बावजूद उसके आप बिस्लरी की बोतल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कहाँ से बनी हुई है, हरियाणा से बन के आ रही, देख रहे हैं आप गुजरात से बन के आ रही। अरे यहाँ इतने जड़ी बूटियों का जो पानी है, यहाँ का इतना सब कुछ है, तो ये कब काम आएगा? ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा विजन है कि उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि है। और यहाँ जिस प्रकार से पर्यटन का जो सबसे बड़ा एक वो है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पर्यटन के बदले जो तीर्थाटन वाला जो महत्व है उसे देना पड़ेगा। पर तीर्थाटन आप ऐसा नहीं बना सकते कि आप जाके गंगोत्री में ठेका खोल दे, आप जाके यमुनोत्री में ठेका खोल दे, आप केदारनाथ के बगल में ठेका खोल दे, आप बद्रीनाथ के बगल में ठेका खोल दें। इस प्रकार की संस्कृति हमारे प्रदेश की ना थी और ना होनी चाहिए, और भविष्य में मौका मिला तो ना होने देंगे। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया है, जो इन प्रदेश के आंदोलनों में जो गोलीकांड में रहे हैं, जिन्होंने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है, गोली खाते हुए देखा है, या जिनके गोली लगी और बच गए सौभाग्य से, वो हमारे साथ हैं ऐसे लोग। तो मुझे लगता है कि कम से कम उन लोगों का जो विजन है वो हम धरातल पे उतारना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वास्तव में जिस दिन वो धरातल पे वो विजन उतरे, उस दिन ये उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि स्वर्ग होगी। आपने बात करी उत्तराखंडियत की, बॉबी भाई आपको लगता है, मान लेते हैं 50% चांसेस बनते हैं कि बॉबी और बॉबी जैसे कुछ लीडर विधानसभा में जाके बैठते हैं, तो क्या 4-5 लोगों से उत्तराखंड बदल जाएगा? उत्तराखंड के अंदर इतना खूबसूरत बदलाव आ पाएगा? देखिए, 4-5 लोग अगर जाते हैं और हमें भी मौका मिलता है तो जरूर उत्तराखंड जो हमें सत्ता मिलने पर बदलता, वो तो शायद नहीं हो पाएगा, परंतु इतना जरूर है कि एक शुरुआत हो जाएगी। एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे आप? बिल्कुल एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल सेट नहीं होने देंगे जिस प्रकार का इन्होंने पिछले गैरसैंण विधानसभा में किया जी, कि आप पिकनिक मनाने गैरसैंण जाओ, 1.5 दिन वहाँ पिकनिक मना के वापस आ जाओ। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे जो प्रस्ताव विधानसभा में पारित होते हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या प्रस्ताव प्रदेश के हित में है, किससे प्रदेश का अहित हो रहा है। आप वहाँ पर उस प्रस्ताव को लाते हैं, बोलते हैं कि उसको पढ़कर विधानसभा अध्यक्ष सुनाती है कि ये प्रस्ताव आया है और ये है, और इतनों ने हाँ कह दिया, इतनों ने ना कह दिया। मतलब क्या दर्शाना चाह रहे हैं? तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए काफ़ी है 5 साल। और जब वो व्यवस्था सुधर जाएगी तो इस प्रदेश के विकास की जो गति है, वो विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, विकास विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। बॉबी भाई, जो उत्तराखंड के युवा इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए आपका कोई संदेश रहेगा? अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं? थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता दें। देखिए, उत्तराखंड के युवा साथियों के लिए मेरा साफ संदेश है कि आप लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ा है, और आप लोग उत्तराखंड के जो आंदोलन हुए हैं, खासकर 1994 से जो फिर आंदोलन पीक पे था, उसके बाद की आप घटनाएं, चाहे मसूरी गोलीकांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर गोलीकांड हो, चाहे खटीमा गोलीकांड हो, या इसके अलावा और छुटर पुटर जो घटनाएं या बड़े बड़े आंदोलन, ऐसे समय में जब एक महिला का छोटा बच्चा घर पे होता था, उसको घर पे बांध के जाते थे, बंद करके जाते थे, अपने आप आंदोलन में जाते थे। तो आप उन दिनों को याद कीजिए, उन संघर्षों को याद कीजिए कि इस प्रदेश को बनाने में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। बहुत बड़े संघर्ष के साथ साथ बहुत बलिदान दिए गए हैं। बिल्कुल 44 से अधिक शहादतें हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश हमें कोई खैरात में नहीं मिला है, कटोरे में दे के नहीं दिया है। संघर्ष करके अगर प्रदेश लिया है, और हमारे प्रदेश में इस प्रकार की चीज़ें हो रही है।
आए दिन हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारे इस देवभूमि में शांतवादियों को खराब करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी प्लांट की जा रही है जिससे कि हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों के खिलाफ अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में आप सबका स्वागत है। और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में आकर आपका जो विजन है, हमारा जो विजन है, उसको मिलकर अगर उसका रोड मैप तैयार होगा तो निश्चित ही कुछ निकलेगा और इस प्रदेश को हम बचा पाएंगे। और इस प्रदेश में यहीं के जो लोग हैं जो चिंतित हैं इस घटनाओं को लेकर, इस प्रदेश को लेकर, तो वो लोग जब कहीं ना कहीं सफल होंगे या उन लोगों का सपना जब साकार होगा तो ये प्रदेश बचेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो सर्कुलेट है सोशल मीडिया पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पेज है तमाम प्रकार के, और तो आप किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जुड़िए और मिलकर काम करेंगे। बॉबी भाई, मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी रूलिंग पार्टी है इस वक्त, और क्या ऐसा लगता है मतलब कि क्या दिक्कतें हैं जिनकी वजह से राजनीति बदलने की जरूरत अब पड़ गई है या कहीं ना कहीं, मतलब कह रहे हैं लोग कि बीजेपी से उब रहे हैं लोग, तो क्या आपको ऐसे क्या कारण लगते हैं कि आपको मतलब बीजेपी के अगेंस्ट आने की जरूरत पड़ रही है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी भले सत्ता में है और उनके साथ जो विधायक हैं वो यहीं के हैं, पर पार्टी के शर्तों पर इस तरीके से वो बंध गए हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। अगर शराब नीति गलत बन रही है तो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, अगर खनन नीति गलत बन रही है तो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, अगर शिक्षा नीति गलत बन रही है तो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मैदान से पहाड़ डॉक्टर नहीं चल पा रहे हैं तो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, अगर पहाड़ों के अस्पतालों में एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन स्टाफ नहीं है तो उसका विरोध नहीं कर पा रहे। क्या फायदा है? किस विचारधारा की आप बात करते हैं? क्या यही तुम्हारी विचारधारा है? हमारी विचारधारा विकासवादी होनी चाहिए। हमारी विचारधारा ये होनी चाहिए कि ये पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ के लिए क्या हो रहा है, और पहाड़ी राज्य के नाम पे पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट है, पहाड़ का विकास चौपट है, पहाड़ के किसानों के उत्थान की बात करते हैं अखबारों और मीडिया में, पर वो चौपट है। पहाड़ के लिए हो क्या रहा है? हम तो चाहते हैं कि आपकी विचारधारा भले ही जो भी होगी, पर इस उत्तराखंड के विकास के लिए यहाँ की विचारधारा होना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली से रिमांड पे जो चलेंगे वो विचारधारा वहाँ पर दफन हो जाती है, वो विचारधारा वहाँ पर दब जाती है, वो विचारधारा वहाँ पर डर जाती है अपने कुर्सी के लालच में, उसके लोभ में, या उनके डर से पद के लालच में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं तो कहता हूँ कांग्रेस हो भाजपा हो, आप वहाँ जुड़ गए हैं, आपकी विचारधारा भले ही कुछ होगी, पर वहाँ रह के आपकी ये पहाड़ वाली विचारधारा नहीं हो सकती है। यहाँ के विकासवादी सोच कैसे आगे जा सकती है, उस तरफ विचारधारा नहीं हो सकती। बॉबी भाई, अंकिता भंडारी कांड एक बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद सुनवाई आई है और जेल हो गई, उनको उम्र कैद की बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये इंसाफ है, अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया जो ये सुनवाई आई थी अभी हाई कोर्ट की तरफ से? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी ये इंसाफ नहीं है, ये अधूरा न्याय है। और जिस प्रकार से हम उस क्षण के साक्षी हैं, जिस दिन अंतिम सुनवाई कोटद्वार में हो रही थी, हम वहाँ पर थे। अच्छा। हमने कोशिश करी कि बैरिकेडिंग तोड़ के आगे निकले और उन आरोपियों को पकड़े जो न्यायालय से निकलते हुए जनता की तरफ मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। हमने कोशिश की, बैरिकेडिंग चढ़े और बैरिकेडिंग से दूसरी तरफ भी कूदे, परंतु पुलिस फोर्स बहुत बड़ी तादाद में लगाई गई थी, हम वो करने में कामयाब नहीं हुए। परंतु ये बहुत अधूरा न्याय है, एक अंकिता के लिए नहीं, पूरे प्रदेश की हजारों बेटियां जो अंकिता की तर्ज पर जो आज संघर्ष कर रही है, उन जिनके साथ गलत हुआ है या जिनके साथ भविष्य में गलत होगा, ये सबके लिए अधूरा न्याय है। और मैं मानता हूँ कि सरकार ने काफ़ी बचाव इसमें अपने लोगों का किया है। वो इसलिए बचाव किया कि वो उनका जुड़ाव विशेष दल और विशेष संगठन से था। तो मैं मानता हूँ कि इस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने अच्छा काम किया है, परंतु पुलिस ने भी बाद में दबाव में आकर
बहुत सी चीज़ों को शायद लगता है छुपाया है। बॉबी पवार ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ बनाया था अपने साथियों के साथ मिलकर, अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनाया है। बेरोजगार संघ था, उसकी अध्यक्षता आपने त्याग दी है जी। तो अब बॉबी भाई का ध्यान स्वाभिमान मोर्चा की तरफ है पूरी तरह, या थोड़ा बहुत ध्यान अपने बेरोजगार भाइयों की तरफ भी है? देखिए, जो जहाँ से हमने लड़ाई शुरू की है उस चीज़ को हम आजीवन नहीं भूल सकते जी। और आजीवन नहीं छोड़ सकते। भले ही पद से हमने त्याग पत्र दिया है, केवल इसलिए कि कल के दिन सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ये आरोप न लगाएं कि बॉबी पवार बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहा है, उनके यहाँ पर रह के राजनीति कर रहा है। इसलिए हमने चुनाव लड़ने के बाद अपने आप को वहाँ से किनारे कर लिया। पर रही बात लड़ाई की, तो हर लड़ाई में हम साथ हैं। जहाँ तक बेरोजगार नौजवानों की बात है, युवाओं की बात है, उनके हक हकूक़ और अधिकार दिलाने के लिए हम हमेशा साथ हैं। आप कल की हमारी पोस्ट देखिए, हमने लगातार इस चीज़ का विरोध किया कि पहली बार लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संस्था 15 बच्चों का पीसीएस परीक्षा अलग से एक पेपर करवा रही है। बताओ, ये क्या बात है? ये तब संभव हो पाता है जब चोर उचक्के गद्दियों पर बैठे हो, उनके नीचे ये हालात हो सकते हैं। पहले कुछ समय पहले बिना पद के, जहाँ पद ही रिक्त नहीं थे, वहाँ पर फर्जी एसडीएम बनाए। अब इस प्रकार की हरकतें हो रही है। जहाँ इस प्रकार के परीक्षाओं में जहाँ प्रशासनिक अधिकारी हमें मिलने हैं, पीसीएस लेवल के, जो एसडीएम से लेकर बहुत सारे वो होंगे, तो अगर उनकी ही परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो निश्चित ही बहुत बड़ा मतलब एक झटका समाज को लगेगा और बहुत बड़ी अनियमितताएं आगे होने वाली है। तो मैं तो चाहता हूं कि बेरोजगार संघ ने जब जब भी याद किया और जब जब मतलब मुझे लगा कि यहाँ पर बोलना चाहिए, यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, तो हम तो हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और कल के दिन अगर इन सब नौजवानों की बदौलत, इनके समर्थन से, उत्तराखंड के जनमानस के समर्थन से अवसर मिलते हैं, तो जो जो हम लोगों ने जिस चीज़ के भुक्तभोगी हैं, जो जो चीज़ें देखी है, पेपर लीक से लेकर परीक्षाएं समय पर ना होना, या इसके अलावा कोई विभाग में सालों सालों तक पद रिक्त पड़े रहते हैं, या इसके अलावा और जो सारी चीज़ें हैं जिनकी समस्याओं का निदान हमारी सरकारें 25 वर्षों से नहीं कर पाई, अगर हमें अवसर मिला तो बेरोजगार नौजवानों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। बॉबी भाई, सोशल मीडिया पे ये देखने के लिए मिलता है, कमेंट सेक्शन में अक्सर देखता हूँ, करो या मरो। 2027 की स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो सब लोग यही कह रहे हैं करो या मरो। तो वाकई में ये स्थिति पैदा हो गई है? मतलब अगर कोई और विकल्प नहीं आया तो उत्तराखंड बोर्ड समाप्ति की ओर है फिर? देखिए, ये वास्तविक समय है और एक ऐसा समय है कि जिस समय प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम है, राष्ट्रीय दलों के खिलाफ नफरत है, बिल्कुल राष्ट्रीय दलों के खिलाफ माहौल है। इस समय में हम लोग अगर चूक गए, ये प्रदेश चूक गया, तो कहीं ना कहीं 25 वर्ष भुगत लिया, 20, 25, 30 वर्ष और लग जाएंगे। पर यह सही समय है, अनुकूल है, और वैक्यूम राष्ट्रीय राजनीतिक दल उनके खिलाफ है, इनके नेताओं के खिलाफ है। ऐसे समय में जितना हो सकता है हम लोग क्षेत्रीय दल, उनके जो नेता हैं, उन लोगों को आगे लाने के लिए मदद कर सकते हैं, उनको जिताने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तब जाकर इस प्रदेश का भला हो सकता है। ये वास्तविकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल। आपको लगता है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो उसके बाद चांसेस बहुत? देखिए, वो फिर डिपेंड है कि मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जब बीजेपी 2 बार रिपीट हो गई है, कांग्रेस उस स्थिति में दिख नहीं रही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो क्यों ना हम क्षेत्रीय ताकतें एक साथ होकर हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें और इस प्रदेश में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो या व्यवस्था परिवर्तन हो, वो होना जरूरी है। वो एक पहाड़ी एकता जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखती नहीं है जब चुनाव आ जाते हैं। सोशल मीडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, चुनाव होने से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन जब वोट काउंट देखने के लिए मिलता है तो सबके सब अचंभित हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? क्यों पहाड़ी एकजुट नहीं हो पा रहा है इतने सालों से? देखिए, पहाड़ियों को या उत्तराखंडियों को ऑप्शन ही नहीं मिले। जो ऑप्शन शुरुआती दौर में मिले थे, उन लोगों को जिताकर भी भेजा था। उन लोगों ने जिस प्रकार से, जो मैं कहूँगा दगाबाजी इसको कहूँगा या धोखा ही कहूँगा, तो दिया, तो लोगों का विश्वास उठ गया है। पर कई सालों बाद अगर फिर से विश्वास जागा है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन अगर आम जनमानस के सामने रखेंगे तो जीत निश्चित होगी और कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा। एक चीज देखी जाती है बहुत,
आपने जैसे बताया आपके ऊपर कितने मुकदमे, 17-18 मुकदमे आपने बताए। ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया पे नए युवा हैं जो कुछ पोस्ट डाल देते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है सीधा। मतलब कुछ भी अगर आप खिलाफ बोलोगे सरकार के तो आपके तो जेल हो जाएगी, आपके ऊपर केस लग जाएगा। तो कैसे युवा मतलब निडर होके सामने आ सकते हैं? युवाओं को किताब हाथ में रखनी पड़ेगी, संविधान भी पढ़ना पड़ेगा और कानून भी पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन संविधान और कानून का ज्ञान हो गया उस दिन ना तो आपको पुलिस दबाने वाली है, ना कोई तानाशाही सरकार दबाने वाली है। आपके पास अगर आपके हर सवाल का जवाब होगा और आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो निश्चित ही मुझे लगता है कि कोई सरकार, कोई सत्ता ऐसी बनी नहीं है को जो उनसे परे हटकर आपको दबाने की कोशिश कर सके। हम भी लिखते हैं, हम भी बोलते हैं, हमें तो कभी नहीं आता कि पुलिस का फ़ोन आ जाए या किसी औरों का आ जाए। उसके लिए मुझे लगता है कि युवाओं को थोड़ा बस संविधान और कानून का ज्ञान लेने की भी ज़रूरत है और ये उनकी ताकत है। अगर आप लोगों ने इस बात को कर लिया तो आपकी ये ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं। बॉबी भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, थोड़ा अगर बैकग्राउंड के बारे में बताएं। देखिए मैं तो इसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट का एक वासी हूँ और चक्राता ब्लॉक पड़ता है, 6 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक है। और चक्राता ब्लॉक के लाखा मंडल एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, महाभारत काल की एक जगह है और उसके बगल में मेरा गांव है जी। मेरे गांव का नाम दत्रोटा है, लावड़ी ग्राम पंचायत है। तो मैं वहीं से हूँ और वहाँ पर आपको पता है कि ये देव भूमि है तो लाखा मंडल पांडव भूमि है और मैं उस पांडव भूमि से आता हूँ। तो कोई ना कहीं महाभारत खेलने की तैयारी पूरी है आपकी। देखिए महाभारत पढ़ी भी है और खेलने भी पड़े तो खेलेंगे। बोल भाई एक पॉलिटिशियन बनने के बाद आप घर पे कितना समय दे पाते हैं? ये मतलब सवाल था मेरे मन में, घर में ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं कि बाहर रहना पड़ता ज़्यादा? नहीं देखिए घर में तो बहुत कम टाइम दे पाते हैं। घर में बहुत मुख्य कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो उसमें ही जाना होता है, कोई त्यौहार हो उसमें जाना होता है। परंतु हाँ समाज के लिए और उस प्रदेश के लिए और इस संगठन के लिए समय दे रहे हैं तो ये भी अपना घर है, अपना परिवार है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई बेहतर कर रहे हैं तो घर वालों को भी इसमें संतुष्टि होती है कि चलो कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बॉबी भाई आपकी सगाई हो गई है शायद से, विवाह भी होना बाकी है। तो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था कि एक बेरोजगार की जो वाइफ होने वाली है वो सरकारी नौकरी करती हैं। किस में है आपकी भाभी जी, किस में है अभी? देखिए वो वन विभाग में है। अच्छा। और ये है कि तो बेरोजगारों की वाइफ क्या रोजगार वाली नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई हमने कहीं घोटाला करके या वो करके कोई ये किया है। ठीक है, जो जोड़ी है वो कल की बनाई हुई है, ऊपर से बन के आती है। तो वो ये लव मैरिज होगी या अरेंज? लव मैरिज है। लव मैरिज है। तो विवाह करने का कब तक प्लानिंग है फिर आपकी? चुनाव के बाद? चुनाव से पहले करेंगे, 26 में करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करूंगा कि हम भी उस वक्त मौजूद हो आपके जरूर। क्योंकि जौनसार का कल्चर इतना ब्राइट है और इतना मतलब वास्ट है। पर एक चीज़ मेरे को देखने के लिए मिली वाकई बॉबी भाई, मैं गढ़वाल से ज़्यादा जौनसार घुमा हूँ एक्चुअली में, तो मुझे देखने के लिए मिलता है जौनसार बाबर जो रीजन है वहाँ का जो कल्चर है वहाँ लोगों ने संजो के रख रखा है अपना कल्चर। वैसे ही अगर हम गढ़वाल की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उस प्रकार का कल्चर मतलब संजो नहीं पाया गढ़वाल। क्या आपको भी ऐसा फर्क महसूस होता है? मतलब आप तो टिहरी लोकसभा लड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको फर्क महसूस होता है? एक जो कल्चर इसको हम कहते हैं संजो के रखने वाली थोड़ा होता है, पर इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर जौनसार में कल्चर बचा है और एक विशेष कल्चर है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो जनजाति का जो दर्जा मिला है वो तब ही मिला है क्योंकि वहाँ एक अनोखा कल्चर है, बहुत अलग कल्चर है, संस्कृति वो वहाँ की रीच है। दूसरी बात गढ़वाल में जो कल्चर तो है परंतु वास्तव में थोड़ा फीका पड़ गया है जी। परंतु हमारे यहाँ जो कल्चर है वो इसलिए जीवित है कि हर एक व्यक्ति, वो कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या कहीं दूर शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, कोई नौकरी पेशे वाला हो या कोई पॉलिटिशियन हो, और जब भी अपने गांव जाएगा, अगर त्यौहार होंगे, अगर शादी समारोह होगा तो वो उसमें रम जाता है, वो उस कल्चर में अपने आप को पूरी तरीके से ढालता है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का कल्चर जीवित है। और इसके पीछे एक और वजह है कि हमारे लोकल स्तर पर इतने लोक कलाकार हैं, लोक गायक हैं जो लगातार समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और
उन सबका भी धन्यवाद है कि वो कल्चर को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। बॉबी भाई, अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि देहरादून उत्तराखंड में डेवलपमेंट कितनी स्पीड से हो रहा है, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कितनी सारी आपदाएं भी देहरादून के अंदर भी आ रही हैं, उत्तराखंड के अंदर भी आ रही हैं। इस साल हम देख रहे हैं कि देहरादून में जो रिस्पन्ना और बिंदाल है वो उफान पे है। मतलब वो शांत नदियाँ हुआ करती थी, एक तरीके से धड़कन कहते हैं उसको देहरादून की, लेकिन अब जो वो शांत नदियाँ थी उनका भी रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है ये इंसान द्वारा बुलाई गई आपदा है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से देहरादून के भीतर नदी नालों में लोगों ने आवास बना दिए हैं, मकान बना दिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, तो अगर आप नदियों का जो रूट है, रास्ता है, वो रोकोगे या इस प्रकार से वो करोगे तो निश्चित ही एक बड़ी आपदा आपका इंतज़ार कर रही है। और जिस प्रकार से नदियाँ उफान पे है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले नदियों का जो बहाव के जो होता तो बहुत चौड़ा नदी का वो होता था, तो उसमें पानी कितना भी तेज आता था, कितना भी ज़्यादा आता था, तो फैल के चलता था और बहुत अच्छे तरीके से बिना नुकसान किए हुए वो आगे बढ़ जाता था। पर आज की डेट में उन सारे रास्तों को रोका गया। उसके बाद आपने नदी का जो एक तरीके से रास्ता है वो बहुत संकरा बना दिया, तो वो नुकसान करेगी, वो उफान दिखेगा। उसके अलावा देहरादून के आप डेवलप की बात कर रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और जवाब दे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ जो आए थे वो कहाँ खर्च हुए। मैंने सुना अभी 4 दिन पहले धामी जी ने रात को घंटाघर का उद्घाटन किया और घंटाघर हूबहू जैसा था है, आपने उसमें कुछ पुताई और वो करके लाइटिंग लगा के और 1.5 करोड़ रुपए लगभग उसका बजट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार का विकास हुआ होगा। पलटन मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो उन दुकानों पर जो एक छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे दुकानों का नाम लिखे हुए हैं, उसमें हमने पाया कि शायद 150 के आसपास दुकानें हैं और उन 150 बोर्डों की कीमत 5 करोड़ से ऊपर गई है। बोर्डों की कीमत मेरे पास आंकड़ा रखा हुआ है आरटीआई के माध्यम से, और हमने जब उसको डिवाइड किया उस वैल्यू को, तो कहीं ना कहीं वो एक बोर्ड की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये की निकल रही है। तो आप बताइए उसमें सोना लगा हुआ है या हीरा लगा हुआ है। इस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने दीवारों पर पुताई की है, दीवारों पर आपने कुछ चित्र बना दिए हैं, वो स्मार्ट सिटी नहीं होती। ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। आप अगर शाम को 5 से 6 बजे के बीच जब सरकारी कार्यालयों की छुट्टी होती है, जब लोग अपने सब्जियों के खरीदने या सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं, आप अगर जाओगे तो आप 1.5-2 घंटे पहले जाम से नहीं छूट पाओगे। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँचोगे। आप 2.5 घंटे में दिल्ली से जो डाटकाली मंदिर है टनल वाला, वहाँ तक तो पहुँच जाओगे, पर ISBT से घंटाघर आने में आपको 1.5 घंटा लग जाए कम से कम। तो ये क्या व्यवस्था है? क्या 1600 करोड़ इसलिए थे? इन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढे हैं असल में। बिल्कुल, वो एक बेवकूफ़ी नहीं लगती है आपको एक तरीके से? बेवकूफ़ी के इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढे हैं। ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार से जितना बजट मिलता रहे हम कैसे ठिकाने उसको लगाएं, कैसे अपनी संपत्तियां बनाएं, कैसे उन संपत्तियों का जो पैसा है वो विदेशी कंट्रियों में जाके खर्च करें, जहाँ से वहाँ से ना कोई RTI ले पाएगा, ना वहाँ की संपत्ति का ब्यौरा निकाल पाएगा। और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई विपदा आती है, कोई इस प्रकार की हम पे आँच आती है, तो हम जाके वहाँ की नागरिकता ले लें। इस प्रकार की चीज़ें बहुत से नेताओं ने कर दी। अभी नेपाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें वहाँ हुई थी और आज नेपाल के जो बच्चे सड़कों पर निकल गए वहाँ पे। तो देखिए, ये चीज़ होने के लिए कहीं भी समय नहीं लगेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं इस रूप में देखना चाहिए कि वास्तव में जो चीज़ें चल रही है वो चिंताजनक है। और अगर ऐसा समय आएगा तो नेपाल में तो बहुत कम था, पर भारत की जनसंख्या को देखते हुए अगर ऐसा समय आ गया, लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये बड़ा एक कहीं ना कहीं एक सबक लेने का एक विषय है। तो दोस्तों, हमारे साथ बॉबी भाई बन रखे थे और वाकई में बहुत मज़ा आया बहुत सारी चीज़ें जानकर, और मैं आशा करता हूँ आगे भी हम इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। और 2027 विधानसभा चुनाव जो आप लड़ने वाले हैं उसकी मैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूँ एडवांस में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही पसंद आई होगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।